गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट शुरू किया था। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने जो हमारा पिछला क्लास हुआ है उसमें हम लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट शुरू किया था। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने पिछली क्लास में काफ़ी चीज़ें देख चुकी है। जैसे कि मैं बात करूँगा तो हमने स्टार्टिंग में देखा कौन कौन से फ्लोज होते हैं, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड मतलब, ठीक है। तो विस्कोसिटी के बारे में हम लोगों ने सेकंड थिंग बात करी। विस्कोसिटी के बारे में बात करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो वहाँ पर पढ़ा था कि स्टोक्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। एक हमने फोर्स पढ़ा था स्टोक्स लॉ के अंदर जिसको कहते हैं विस्कस फोर्स। हमने देखा था कि अगर कोई भी स्पेरिकल बॉडी हो, ठीक है, स्पेरिकल बॉडी अगर आपके किसी लिक्विड से पास होती है, ठीक है, अगर लिक्विड से अगर पास होती है या फिर किसी भी फ्लूइड से पास होती है, लिक्विड हो चाहे एयर हो, अगर फ्लूइड से पास हो रही है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है। ये हमने स्टोक्स लॉ के अंदर सीखा था, ठीक है। और वो जो फोर्स था आपका स्टोक्स लॉ का जो फोर्स था वो भी हमने देखा था, उसको हमने फाइंड आउट करा था ईटा आर वी, जो उसका प्रोपोर्शनलिटी रहता था और फोर्स का फॉर्मूला होता था 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टोक्स लॉ हमने समझा था। इन शॉर्ट अभी स्टोक्स लॉ से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। उसके पीछे रीजन है कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो लेना है वो टर्मिनल वेलोसिटी लेना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो टॉपिक डिपेंडेंट है स्टोक्स लॉ के ऊपर, ठीक है। सो टर्मिनल वेलोसिटी समझने के पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड को क्रॉस कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड को क्रॉस कर रही है तो उसके ऊपर हमेशा जो फ्लूइड है वो क्या अप्लाई करता है, एक विस्कस फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। फ्लूइड विल अप्लाई व्हाट, एक विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा। और वो जो विस्कस फोर्स होता है, जैसे मान लो देखो ये एक स्फेरिकल बॉडी, देखो यहाँ पर एक मैं मान लेता हूँ, पहले एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ओके, दिस इज द फ्लूइड, राइट है गाइस। अब इस फ्लूइड के अंदर मैंने माना कि यहाँ पर एक स्फीयर जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है ना, ये आगे जा रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, ये आगे चल रहा है। तो एक विस्कस फोर्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में या फ्लूइड में चल रहा है, ठीक है, मे बी एयर और मे बी लिक्विड, ठीक है, बट दिस इज अ फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है इसका डायनेमिक विस्कोसिटी कितना है, मैं मान लेता हूँ इसका डायनेमिक विस्कोसिटी है ईटा, ठीक है। तो मैंने डायनेमिक विस्कोसिटी मान लिया ईटा, तो फिर जो आपका स्फीयर है उसका रेडियस मान लिया r और इसका वेलोसिटी मैंने कितना मान लिया है v। अब ये जो स्फीयर है ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अपना अपना चल रहा है। तो ये जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा बच्चों, फ्लूइड जो है इसके ऊपर एक अपोजिशन फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। उसे उस फोर्स को हम लोग कहते हैं यहाँ पर विस्कस फोर्स, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी रेडियस से, ठीक है। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द स्फीयर, बिकॉज जितना बड़ा रेडियस लेंगे उतना बड़ा बॉडी होगा और उतना ज्यादा फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा। फ्लूइड ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो कैन आई से दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। विस्कस फोर्स को मैंने डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनलिटी दिया है, रेडियस से प्रोपोर्शनलिटी दिया है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जितना ज्यादा तेज गति से ये फ्लो होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स इसे रोकेगा। अगर कोई चीज धीरे चल रही है तो उसे रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत तेज गति से चल रही है, बहुत फास्ट मूव हो रही है, तो उसे रोकने के लिए हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। सो हियर आई कैन से दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। विस्कस फोर्स जो है वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात मैंने करी कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस से। दूसरी बात मैंने करी कि विस्कस फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी से। अब अगर मैं आगे बात करूं तो एक और बात यहां पर होती है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ये बात तो हमने सीखी है, ठीक है, कि फोर्स विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप जितना ज्यादा जो विस्कस लिक्विड लेंगे वो उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैं वाटर के थ्रू इसको निकालूं तो वाटर भैया कम रोकेगा क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम है, लेकिन अगर इसी को मैं हनी के थ्रू भेजूं, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक है। तो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा यहाँ पर क्या लगने वाला है, विस्कस फोर्स लगने वाला है। तो पहले हमने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दूसरा हमने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तीसरा हम लोगों ने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये पिछली क्लास
क्लास की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ईटा आर बी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहां से हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के बाद यहां पर लगता है इक्वल टू और कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पर यूज करते हैं हम लोग 6 पाई, ठीक है, 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है, आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। तो विस्कस फोर्स आपको क्लियर हुआ। विस्कस फोर्स कब लगता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है ड्यू टू विस्कोसिटी, फ्लूइड उसके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। दिस फोर्स विल बी नोन एज व्हाट, विस्कस फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर बी। ये फर्स्ट टाइम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्टोक्स, ठीक है। स्टोक्स लॉ हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो ये जो फोर्स दिया था वो किसने दिया था, आपके स्टोक्स ने दिया था, ओके। तो चलो एक बात हमने कर ली कि स्टोक्स ने हमें बताया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, चलो भाई बात कर ली, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बात करी थी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से कुछ हाइट से थ्रो किया, ठीक है। जब मैं इसे कुछ हाइट से थ्रो करूंगा तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। और जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, वो कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। पहली वाली कंडीशन के अंदर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज्यादा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है आपका एयर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसे एयर रोक नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ठीक है, और रेजिस्टिव फोर्स कम है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो कब होता है, जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अभी ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। अब नेट फोर्स अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो सीधी सी बात है एक्सीलरेशन भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन किधर होगा, जिधर फोर्स ज्यादा होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां की तरफ एक्सीलरेट करेगा, नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। अब एक्सीलरेशन हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब इनिशियली किसी भी फ्लूइड के अंदर गिरता है तो वो एक्सेलरेट होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है इनिशियली। हाँ, इनिशियली बात करो, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस केस के अंदर, उस कंडीशन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है और एयर का रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर मैंने सब मान लिया चारों तरफ फ्लूइड फैला हुआ, चाहे एयर है चाहे कोई लिक्विड, एयर मान रहे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस दे रहे, तो एयर मान लो चारों तरफ है, और ये मान लो पानी की बूंद है, कोई पर्सन है, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस है, इसमें से ज्यादा कौन सा होगा, सीधी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा, और एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, ठीक है। दैट्स व्हाई द नेट फोर्स इज विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेशन होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो अभी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आएगी, क्योंकि भैया टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, एज स्पीड इंक्रीजेज, ठीक है, जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। स्पीड के बढ़ने से एयर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपको पता है। जब आप तेज गाड़ी चलाकर जाते हो तो हवा तेज लगती है, अगर आप धीरे गाड़ी चलाकर जाते हो तो हवा धीरे धीरे लगती है, धीमे धीमे लगती है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि जब आप जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा एयर का रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा। सो कैन आई से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर, दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, सो हियर आई कैन से दैट जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो रही है बच्चों, इसका मतलब उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना। तो जब भी कोई लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई फ्लूइड के अंदर, कोई लिक्विड हो चाहे एयर हो, डजंट मैटर,
कोई फ्लूइड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, ठीक है, तो इनिशियली वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इट्स स्पीड विल बी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट स्पीड विल बी नोन एज व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट स्पीड को ही क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी गाइस, टर्मिनल वेलोसिटी कहते। उसके पीछे रीजन आपको समझ में आया, ठीक है। एयर स्पीड बढ़ने से एयर का रेजिस्टिव फोर्स बढ़ता है, जब रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेगा तो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो, एंड इफ नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो देन वेलोसिटी विल बी व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। सो देन दिस कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी नोन एज व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब हमें पता करना है टर्मिनल वेलोसिटी होगी कितनी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कोई फॉर्मूला है क्या, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला समझना है। देखो इसके बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जांपल भी टर्मिनल वेलोसिटी की, जो बारिश होती है, पानी की बूंदें नीचे गिरती है, तो वहां पर हमें उनको फोर्सेस को बैलेंस करवाना पड़ता है। अगर उसके केस में अगर ऐसा हुआ कि पानी की बूंद ऊपर से गिर रही है और धीरे धीरे वो लास्ट तक अगर एक्सीलरेट होती रही, ठीक है, तो जब वो हम तक पहुंचेगी तो हमारा सिर फोड़ सकती है, ठीक है। इतना स्पीड होता है, क्योंकि देखो अगर पानी की बूंद है, ठीक है, पानी की बूंद जो है वो ऊपर से गिर रही है, मतलब वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के जैसे वर्क करेगी, तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, √2gh यूज करोगे। और इतनी बड़ी अगर हाइट से वो गिरती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट से अगर वो गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि हाइट तो ज्यादा रहती है ना, इतनी हाइट से गिरेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ने से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। इसीलिए वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी यूज होता है कि एयर क्या करती है, रजिस्ट करती है। अगर वैक्यूम क्रिएट होता तो वहां पर वो आपका सिर भी फोड़ सकती थी, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर याद रखना कि कुछ देर बाद एयर का रेजिस्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेता है, नेट फोर्स जीरो कर देता है, एक्सीलरेशन जीरो कर देता है और वेलोसिटी को कांस्टेंट बना देता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं कहूंगा, भैया फटाफट लाइव आ जाया करो, ठीक है। क्या होता है, आप लोगों को बाद में लेक्चर मिलता नहीं है, फिर आप लोग पूछते रहते हो लेक्चर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो लेक्चर तब तक हटा दिया गया रहता है। मैं लास्ट 2 क्लासेस से अनाउंस कर रहा हूँ कि लेक्चर खत्म होने के बाद लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। आपको पिछली क्लास में मैंने यही कहा था, इस क्लास में मैं यही कर रहा हूँ कि लेक्चर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही प्राइवेट होगा, तो आप लोग फिर लाइव देखे उसे, ठीक है। लाइव देखने का रीजन ये है कि आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। हम लोग यूट्यूब पर लेक्चर इस कारण से ले रहे हैं कि जिनका नेटवर्क इशू हो जाता है, जिनका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जेन्युइन रीजन आता है, वो लोग बाद में देख सके। आप लोग सारे ही सोचते हैं कि रिकॉर्ड होने के बाद देखेंगे, तो इससे फायदा क्या है। लाइव हम लोग किस लिए आते हैं, ताकि आप लोग लाइव डाउट पूछ सके। अदरवाइज हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी पुट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। सो ऐसा ना करें, आप लोग रेगुलरली क्लास में रेगुलरली लाइव आए। कुछ बच्चे हैं जो लाइव आते हैं, ठीक है, बाकी सब भी यही कोशिश करें अपने आप के जो जरूरी काम है बाकी के, ठीक है, उनको छोड़कर प्लीज पहले लाइव आ जाए, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। यस, देखेंगे आप यहां पर क्या है, व्हेन अ स्फीयर इज ड्रॉप्ड इन अ फ्लूइड, ठीक है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जो स्फीयर है उसको हमने फ्लूइड में ड्रॉप किया है, ठीक है। एक स्फीयर को उठा के मैंने इसे फ्लूइड में पटक दिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, देखो जिसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कितनी है, सॉलिड की डेंसिटी कितनी है, ρs, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी कितनी है, ρs है, ठीक है। रेडियस कितनी है, r है। और इसको मैंने जब फेंका तो इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ देर बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगा, ठीक है ना भाई। कुछ देर बाद ये क्या ले लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगा। लेकिन अभी ध्यान रखो, अभी यहाँ पर एयर नहीं है, अभी यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। फ्लूइड है मींस यहाँ पर अभी क्या है, लिक्विड के अंदर हम लोग इसे ड्रॉप करें। तो व्हेन अ स्फीयर इज ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड, तो ये कुछ देर बाद कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे लेगा, ठीक है। वहां तो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स था, हमने समझा कि एयर का रेजिस्टेंस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो रहा था, ठीक है। उसके कारण वहां पर जो है टर्मिनल वेलोसिटी आ रही थी, ठीक है। अब यहां पर हमने एक स्फीयर को ऐसे लिक्विड के अंदर ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी है, एक सेकंड भैया ये आगे पीछे हो गया, हाँ
इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो एस है, ठीक है। इसको हमने ड्रॉप आउट किया, नीचे डाला है फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर डाला है। अब हमें देखना है यहाँ पर ये है कि इसकी वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट मेंटेन होगी। इनिशियली तो ये एक्सीलरेट करेगा, सीधी बात है। एक्सीलरेट क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ की तरफ लगेगा, वो डाउनवर्ड साइड लगेगा, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर की तरफ लगेगा भैया, वो नीचे की तरफ लगेगा। ये देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इसका खुद का वेट mg, ये कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। जब आप इसे नीचे डालोगे तो ये इनिशियली क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, और एक्सीलरेट करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये लिक्विड है, सीधी बात है, लिक्विड है तो इसके पास विस्कोसिटी होगी, ठीक है ना। विस्कोसिटी है तो अब विस्कोसिटी होने के कारण यहां पर जो एक विस्कस फोर्स है इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या करेगा, इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ये नीचे जानी चाहता है, ठीक है ना, ये किधर जाना चाहता है भैया, स्फीयर जो है वो नीचे जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन विस्कस फोर्स बोलेगा नहीं नहीं, तुझे नीचे नहीं जाना, तुझे ऊपर ही रहना है, ठीक है। तू ऐसा नहीं कर सकता है, तुझे ऊपर ही रहना है। तो विस्कस फोर्स जो है वो कहां लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। विस्कस फोर्स कहां लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा, क्योंकि वेट लगने के कारण, वेट होने के कारण ये कहां आ रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। वेट जो है mg जो है उसके कारण ये कहां आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विस्कस फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, क्योंकि विस्कस फोर्स यानी कि क्या, रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स क्या चाहता है कि ये नीचे ना आए, तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो विस्कस फोर्स हमेशा इसकी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब ये नीचे गिरती कोई भी चीज तो एक अप थ्रस्ट लगता है। अप थ्रस्ट यानी कि फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। फोर्स ऑफ बायंसी को हम लोग बाद में समझेंगे क्या होता है, लेकिन याद रखो अगर कोई चीज नीचे वेट लगा रही है तो एक अप थ्रस्ट लगता है। जनरली लिक्विड और फ्लूइड के अंदर अप थ्रस्ट एक्ट करता है, जो कि हमेशा वेट के अपोजिट एक्ट करता है। सो ऊपर की तरफ एक लगेगा, अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं उसे, या फिर उसे फोर्स ऑफ बायंसी भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो एक फोर्स और लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट या फोर्स ऑफ बायंसी कहेंगे, ठीक है। अब ये वेट जो है वो नीचे लग रहा है, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर लग रहे हैं। जब ये दोनों फोर्स मिलकर इस वेट को बैलेंस कर देंगे, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आएगी, इनिशियली तो वेट ज्यादा होगा, इनिशियली तो कोई डाउट ही नहीं है, वेट ज्यादा होगा। इनिशियली जब वेट ज्यादा होगा, ठीक है, देखो मैं पहली कंडीशन आपको यहां पर लिखता हूं, जो कि यहां पर नहीं दिख रही स्लाइड। इनिशियली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है आपका विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ऑफ बायंसी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के एडिशन से क्या रहेगा भैया, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जब ज्यादा रहेगा तो उस केस के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। अब नेट फोर्स अगर जीरो नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी जो है वो जीरो नहीं होगा। मतलब जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो क्या होगी आपकी यहाँ पर, वेरिएबल होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, वेरिएबल होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि नीचे का फोर्स ज्यादा है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी से कहां पहुंचेगा, नीचे डाउनवर्ड साइड जाएगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसी कंडीशन भी आएगी जब यहां पर बैलेंस कंडीशन नजर आएगी। बैलेंस कंडीशन नजर आएगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो विस्कस फोर्स और फोर्स ऑफ बायंसी को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। सॉरी, ये दोनों फोर्स मिलकर इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखो मैं एक बार फिर बताता हूं क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। रेडियस आर अवेलेबल है एसपीएस की, ठीक है। इसका जो डेंसिटी है, ये सॉलिड है तो डेंसिटी के नीचे मैंने लगा दिया एस, लगा दिया है, रो एस इज द डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। ये बातें हमने कर ली। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में जब बैलेंस हो चुका है, ठीक है, जब बैलेंस हो चुका है, mg ने फोर्स ऑफ बायंसी प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, मींस विस्कस फोर्स को क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सीलरेशन इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो। वैसे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा था, वही एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा था। सो हियर आई कैन से दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, सो मे आई से दैट की वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी नोन एज योर टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे,
टर्मिनल वेलोसिटी कह देंगे, ठीक है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी नोन एज व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे सामने दिख रही है हम लोगों को, इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड गाइस, हाँ, तो ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं। अब हमने देखो वहां पर क्या देखा था अगर आप बात करो तो वहां पर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि mg इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बायंसी, ये कौन लगाता है, लिक्विड लगाएगा, फ्लूइड लगाएगा स्फीयर के ऊपर, सॉलिड स्फीयर, प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। यस, ये इक्वेशन हमने पढ़ी। अब हमें इस m की वैल्यू पहले तो निकालनी, तो देखो मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर जो कि कितनी रेडियस रखता है, ये r रेडियस रखता है, ये यहाँ पर ऐसे 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 लिक्विड के अंदर गिर रहा है, ठीक है ना। देखो लिक्विड भी बना लेते हैं, इस लिक्विड के अंदर ये ऐसे जंप कर रहा है, ठीक है, ये गिरता है इस लिक्विड के अंदर। तो जब ये इस लिक्विड के अंदर गिरता है तो याद रखो बच्चों, नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा, वो लगाएगा कौन, सॉलिड, ठीक है। सो mg कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, दिस इज mg लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर मास की वैल्यू निकालनी। मास क्या होता है भैया, मास देखो क्या होता है, ठीक है। मास की वैल्यू निकालनी है तो मास का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मास का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मानते हो, डेंसिटी कौन सी रखोगे, सॉलिड वाली रखना, सॉलिड वाली, क्योंकि अभी हम लोग किसका मास निकाल रहे हैं, स्फीयर का मास निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी कौन सी रखोगे, सॉलिड वाली रखोगे, सॉलिड का ही है ना, स्फीयर सॉलिड का है, ठीक है। सो रो इंटू एस, अब ये स्फीयर है, सीधी बात है, स्फीयर है, तो रो एस इंटू वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। क्या होगा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मास। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, मास की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम लोग लिखते हैं mg, ठीक है। तो इसके अंदर मैं m की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, m की जगह पर मैं यहां पर पुट कर दूंगा रो s इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। और साथ में पुट करूंगा ग्रेविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब दूसरी बात हो रही है, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, विस्कोस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स जो कि हमने कहां से फाइंड आउट करा था, विस्कस फोर्स जो कि हमने फाइंड आउट किया था स्टोक्स लॉ से, ठीक है। स्टोक्स लॉ से हमने विस्कस फोर्स फाइंड आउट किया था। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी थी, विस्कस फोर्स की वैल्यू थी 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स की वैल्यू थी 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी का अपोज करने के लिए अब थ्रस्ट लगता है, उसी का अपोज करने के लिए अब थ्रस्ट लगता है। लेकिन अब थ्रस्ट लगाता कौन है, देखो भैया, अब थ्रस्ट जो है, देखो विस्कस फोर्स और अब थ्रस्ट वाला जो फोर्स है ये दोनों ही लिक्विड लगाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही लेना है हमें अब थ्रस्ट, बट वहां पर जो डेंसिटी रहेगी वो लिक्विड की यूज होगी। क्यों लिक्विड की यूज होगी, उसके पीछे का कारण ये है कि जो लिक्विड और फ्लूइड है वो लगा रहा है अपथ्रस्ट, ठीक है। तो वहां पर जो हमारा अपथ्रस्ट वाला जो फोर्स है, ठीक है, अगर अपथ्रस्ट वाले फोर्स की बात करें या फोर्स ऑफ बायंसी की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इट इज सेम एज वेट, बट यहाँ पर जो डेंसिटी यूज होगी वो रो एल यूज होगी। रो एल क्यों, क्योंकि वो लिक्विड लगा रहा है, ठीक है। तो रो एल 4/3 पाई आर का क्यूब, लग तो स्फीयर पे ही रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज योर फोर्स ऑफ बायंसी, दिस इज नोन एज योर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज नोन एज योर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स, ठीक है। अब ये तीनों फोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। इन तीनों फोर्सेज को उठा के इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पटक देते हैं, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन के अंदर हम लोग इन तीनों फोर्सेज को पटक करेंगे तो mg की जगह पर क्या आएगा बच्चों, mg की जगह पर आएगा रो एस 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और फोर्स ऑफ बायंसी की जगह पर क्या आएगा, रो एल 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का फोर्स क्या आएगा, विस्कोसिटी का फोर्स आएगा 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है।
ओके बच्चों, ये सारी बातें समझ में आई आपको। हमने ये तीनों फोर्सेज यहाँ से फाइंड आउट करे, कौन सा फोर्स कैसा है आपको समझ में आया रहेगा। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर विस्कोसिटी का फोर्स, और फिर हमने निकाला फोर्स ऑफ बायंसी का फोर्स, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इन तीनों फोर्स देखो, अब ये दोनों टर्म आपको एक जैसी नजर आ रही, ये वाली और ये वाली, देखो इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो ये क्या होगा, रो एस 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। माइनस में लेकर आओ इसको, ये क्या होगा, रो एल 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ना। ओके ओके, इसको सेम थी टर्म्स, तो इसको हम लोग किधर उठा के लेकर आ गए, इस साइड उठा कर लेकर आ गए, और इस साइड जैसे उठा कर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा और इस तरफ जो बचेगा, इस तरफ बचेगा आपका 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। इस तरफ क्या बचेगा आपका 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है, क्या बचेगा 6 पाई ईटा आर बी। अब देखो कॉमन वाली बात करते हैं, ठीक है ना, कॉमन वाली बात करते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ले लो भैया 4/3 पाई आर क्यूब, और अंदर क्या बचेगा, रो एस माइनस रो एल, ठीक है, क्या बचेगा, रो एस माइनस रो एल बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर बचता है 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है, इस तरफ तो वही रहेगा 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। अब बात आती है कटपिट की, ठीक है, कटपिट यानी कि हमें कैंसिल करना है, कौन सी चीजें कैंसिल हो रही, देखो देखो, पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके, पाई को हटा दो, ये 4 का बचेगा 2, ठीक है, ये 6 का बचेगा 3, ठीक है ना भैया, ये 4 का 2 और 6 का 3 बच गया, ठीक है। एक आर भी चला जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ ये आर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचने वाले कौन कौन है, ठीक है, उन्हें इधर शिफ्ट करते हैं और बाकी वेलोसिटी को उधर ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी को उधर रखना जरूरी है, ठीक है। वेलोसिटी को इधर ही रहने दिया, ठीक है। ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड में एक और ये 3 भी बैठा हुआ, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, तो आगे हम लोग लिखेंगे 2/9, ओके, ऊपर 2 था, नीचे 3 3 जा 9, तो 2/9, ठीक है। बचता क्या क्या है, हाँ, ऊपर की तरफ बचेगा अब आर स्क्वेयर बचेगा एक, ठीक है, ओके, बाकी सब तो हट चुका है, आर स्क्वेयर रो एस माइनस रो एल, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में एक ये भी बचा हुआ, ईटा भैया बचे हुए अभी तक, ठीक है, ईटा भैया को यहाँ पर रख दो, ये देखो, तो दिस इज नोन एज द फॉर्मूला फॉर व्हाट योर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल बाय ईटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। आप टर्मिनल वेलोसिटी से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ईटा को इस तरफ ले लो और बी को इस तरफ ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ईटा इज इक्वल्स टू बनेगा 2/9, ठीक है, 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल, ठीक है, रो एस माइनस रो एल बाय V. This is the formula for what? Coefficient of viscosity in the form of terminal velocity, ठीक है। और वो हमने निकाली टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में गिराते हो, फेंकते हो, ठीक है, तो वो इनिशियली तो एक्सेलरेट होता है वो ऑब्जेक्ट, बट आफ्टर सम टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, कुछ देर बाद, एक्सेलरेशन की कुछ देर बाद वो एक कांस्टेंट मोड पे चला जाता है, ठीक है। कहाँ चले जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेता है, ठीक है, और उसके उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कैसे लेता है, इनिशियली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज्यादा होता है और उसको कोई फोर्सेस बैलेंस नहीं कर पाते, रेजिस्टिव फोर्सेस बैलेंस नहीं, रेजिस्टिव फोर्स कह सकते हैं क्योंकि वो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को अपोज कर रहे हैं, चाहे वो फोर्स ऑफ बायंसी हो, चाहे विस्कस फोर्स हो, दे आर ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो इनिशियली द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ग्रेटर देन द रेजिस्टिव फोर्सेस एंड द एक्सीलरेशन विल बी हियर बिकॉज द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई वी गेट अ एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, ठीक है। और अगर मान लो नेक्स्ट वाली स्टेज के अंदर अगर बैलेंस हो जाते तो नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी नोन एज व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। चलो, टर्मिनल वेलोसिटी तो समझ में आ गई रहेगी आपके। अब अगली बात पर चलते हैं। अगली बात हमारी क्या है, देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना, ध्यान, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी में कोई किसी को तकलीफ जा रही हो तो पूछ सकता है, चैट बॉक्स खुला पड़ा है, ठीक है, आप चाहे तो डाउट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी में कोई समस्या अगर आपको आ रही हो, ठीक है, कुछ बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो,
कोई समस्या नहीं नजर आ रही है मुझे, ठीक, चलो बढ़िया, गुड, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर जनरली। देखो बहुत छोटी सी इक्वेशन है, बहुत काम भी आती है। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अपनी रियल लाइफ के अंदर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। मेरे पास में मेरे को किसी ने कहा कि भैया एक गार्डन है, वहाँ पर एक पानी थोड़ा सा स्प्रे कर दो, पानी छीट दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक अपना पाइप लूँगा, पानी का पाइप लूँगा, उससे ऐसे पानी स्प्रे करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं इनिशियली पहले ऐसे सिर्फ पाइप पकड़ कर खड़ा हो गया, तो पानी इधर आसपास ही गिर जाएगा, ठीक है, मतलब मैं उससे प्रॉपर स्प्रे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर स्प्रे करना है तो हमने जनरली देखा होगा, जो पानी की पाइप होती है उसके आगे हम लोग ऐसे अपना जो थंब है उसको अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग थंब लगाते हैं तो पानी जो यहाँ गिर रहा था वो कुछ दूर जाकर गिरता है और एकदम प्रेशर से गिरता है, वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इनिशियली अगर मैं सिर्फ ऐसे पाइप पकड़ कर खड़े हो जाऊँ, ठीक है, तो पानी इधर ही कहीं आसपास गिर सकता है, ठीक है, मतलब उसका वेलोसिटी बहुत कम हुआ, ठीक है। और जैसे ही अगर मैंने उसके आगे से ऑब्स्टेकल लगा दिया, मेरा थंब लगा दिया, कुछ भी ऑब्स्टेकल मैंने जैसे ही लगा दिया, तो मैं देखूंगा कि उसकी वेलोसिटी अचानक बढ़ गई है, ठीक है, पानी दूर दूर तक जा रहा है, वेलोसिटी अचानक से क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले जब वो पानी निकल रहा था पाइप से, ठीक है, अब पाइप से जब पानी निकल रहा था तो पाइप का क्रॉस सेक्शन बड़ा था, ठीक है, एरिया ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा होने पर वेलोसिटी कम होती है, ये हमें बताता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। कैसे होती है वो सब बातें मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि एरिया बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होती, कम होती। फिर मैंने उसके आते इसमें क्या लगा दिया, मेरा थंब लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, थंब लगा दिया, तो मैं मान लेता हूँ इतना पार्ट क्या हो गया, ऑब्स्टेकल वाला हो गया, ठीक है, इतना पार्ट क्या हो गया, ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है। सो एरिया, सीधी बात है कि एरिया हो चुका है कम, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, ठीक है ना, इसीलिए वो दूर तक जा रहा है। मतलब कैन आई से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। कैसे भाई? क्योंकि देखो एरिया बढ़ने पर वेलोसिटी कम, एरिया कम होने पर वेलोसिटी ज्यादा, तो कैन आई से दैट हियर एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है ना, दोनों इनवर्स है। और अगर ये इधर जाएगा तो एरिया इनटू वेलोसिटी बराबर से कैन आई से दैट कांस्टेंट, ठीक है। दिस इक्वेशन विल बी नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को तो कहते हैं कि ए बी बराबर से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो समझते, देखो ये एक ट्यूब दिया है यहाँ पर, अभी देखो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है, क्या एरिया है इसका, A1 है। तो यहाँ से जब ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, V1 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ये देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना हो चुका है, A2 हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी वेलोसिटी भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, V2 है, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जो सॉरी वेलोसिटी बढ़ चुकी, एरिया जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। यहाँ पर मैं देखो कहूंगा कि A1 इज ग्रेटर देन व्हाट, A2 बोल सकता हूँ, A1 बड़ा है A2 से, बट V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। कैन आई से दैट दे आर इनवर्स, एंड इफ दे आर इनवर्स देन देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई भी इनवर्स चीज है तो उनका प्रोडक्ट अगर करोगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा भैया, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि जो डिस्चार्ज रेट होता है, ठीक है, डिस्चार्ज, अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, तो डिस्चार्ज मैं बताता हूँ आगे आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर डिस्चार्ज क्या होता है। बट डिस्चार्ज का मतलब समझ लो, डिस्चार्ज का मतलब यही होता है कि जो आपका डिस्चार्ज रेट है ना, समझ ही लो, चलो मैं बता देता हूँ। डिस्चार्ज का मतलब यही समझ लेते हैं हम लोग। देख डिस्चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है। डिस्चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, Q से डिनोट करते हैं। डिस्चार्ज मतलब कितना वॉल्यूम फ्लूइड का निकल रहा है कितने टाइम में, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज डिस्चार्ज, ठीक है। जैसे पाइप है, ठीक है, तो इस पाइप के अंदर से कितना फ्लूइड निकल रहा है, मतलब कितना फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, 3D लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम निकल रहा है और कितने टाइम के अंदर निकल रहा है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम अपॉन टाइम जो डिस्चार्ज होता है, अब इस डिस्चार्ज को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं देखो एरिया इनटू वेलोसिटी करेंगे, तो एरिया इनटू वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या आएंगे, एरिया के डायमेंशन होते हैं मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं मीटर पर सेकंड, मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, सेकंड की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम
वी एल लगा लो ताकि आपको समझ में आए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वेलोसिटी एक जैसा कर दोगे, ठीक है। सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज डिस्चार्ज, या डिस्चार्ज को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो हियर आई कैन से दैट डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी, वी ऑल नोन एज व्हाट, डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, डिस्चार्ज। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि डिस्चार्ज रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। डिस्चार्ज रेट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब मास पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर फ्लूइड, ठीक है। देखो हम लोग ये यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस दैट व्हाटएवर द मास ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप, mass of fluid in a pipe is passing a particular cross section per second, the same mass must be passed every other cross section in a second provided the fluid is not accumulating or vanishing along the way, ठीक है। देखो उसने कहा है कि जितने रेट से फ्लूइड यहां पर पास होगा, मतलब मास पर यूनिट टाइम, ठीक है, या फिर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उतने ही रेट से यहां से भी पास होगा, उतने ही रेट से यहां से भी पास होगा, उतने ही रेट से यहां से भी पास होगा। मतलब जो इसका डिस्चार्ज रेट है, डिस्चार्ज रेट मतलब क्या, मास पर यूनिट टाइम या फिर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो थ्रू आउट दी मोशन चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और उसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखना कि वैनिश नहीं होना चाहिए फ्लूइड, जैसे पता चला यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से निकल गया तो फिर तो चेंज होना ही है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट इज कंजर्व्ड, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, इसके अंदर हमने अभी डेंसिटी को कांस्टेंट माना। हमने अभी क्या माना है कि फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी को कांस्टेंट माना है। इसका मतलब फ्लूइड को कैसा माना है हम लोगों ने, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड माना है। ये इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने लिखी है वो किसके लिए लिखी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोगों ने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए लिखी। किसके लिए पुट करी हमने, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए लिखी। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस के अंदर डेंसिटी जो है कांस्टेंट होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो मास फ्लो रेट इज कंजर्व्ड। मास फ्लो रेट जो है यहाँ पर अभी हमने क्या माना है, कंजर्व्ड माना है, ठीक है, कि जितना मास फ्लो होगा कंजर्व्ड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, आई होप समझ में आया रहेगा। कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइव रहे लेक्चर जो है, आफ्टर लाइव सेशन इट विल बी प्राइवेट, ठीक है, तो लाइव रहे, भागे नहीं इधर उधर। कोई डाउट हो तो पूछते रहे, बाद में देखने का ये ना करे, डेटा ना बचाए। yes, the equation defines that for streamline flow for a fluid, mass entering per second at one end, देखो जितना मास लिक्विड का एंटर हो रहा है वन एंड से, उतना ही मास क्या करेगा, दूसरे एंड से लीव कर जाएगा, ठीक है। मतलब जितना लिक्विड का मास पर यूनिट टाइम में यहां से घुसेगा, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, यहां से जितना एंटर करेगा उतना ही यहां से लीव करेगा। जबकि आप देख रहे हैं एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, A1 एरिया अलग है, A2 एरिया अलग है, बट यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो भी अलग है और यहाँ की वेलोसिटी भी अलग है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। मतलब जितना मास एंटर किया है उतना ही मास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में एंटर किया है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर क्या करने वाला है, एग्जिस्ट करने वाला है। दैट्स व्हाई आई कैन रिटन हियर, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब फ्लो रेट ऑफ एंटरिंग, मतलब फर्स्ट क्रॉस सेक्शन मैंने किसको दिया है, एंटर वाले पॉइंट को मैंने 1 पॉइंट माना है और एग्जिस्ट वाले पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट माना है। तो फ्लो रेट ऑफ 1 बराबर से क्या होगा, फ्लो रेट ऑफ 2, ठीक है ना। ये 1 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 1 वाला है, यहां से एंट्री हो रही है, तो दिस इज फ्लो रेट 1 इज इक्वल टू दिस इज क्या होगा, फ्लो रेट ऑफ 2, ठीक है। जितना एंटर हो रहा है उतना ही यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्लो रेट ऑफ 1 बराबर से फ्लो रेट ऑफ 2, देखो ये लिख दिया इन्होंने, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। जितना वॉल्यूम एंटर हुआ पर यूनिट टाइम में उतना ही वॉल्यूम क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ पर यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर एरिया इनटू वेलोसिटी, आपको पता है वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू A1 V1, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम 1 वाला था, यहाँ पर आ जाएगा A2 V2 बिकॉज ये वॉल्यूम 2 वाला था। दे बोथ आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हियर आई कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है, कि एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एनी डाउट्स? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा अभी जो हमने बातें पढ़ी वो किसके लिए पढ़ी, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए पढ़ी। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि भैया जो कंप्रेस ना हो सके, जो चीज कंप्रेस नहीं हो सकती है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो बातें हम लोगों ने करी है वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए करी है, मतलब डेंसिटी क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। अब मानो कंटिन्यूटी एंड कंप्रेसिबिलिटी साथ में लेते हैं, कंप्रेस हो सकता है मान लो, मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो यहां पर मुझे इक्वेशन के अंदर डेंसिटी भी लगानी, देखो मास फ्लो रेट इज कंजर्व, ठीक है, मास फ्लो रेट फिर भी कंजर्व होगा अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तभी भी। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, आपका डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले एंट्रिंग की डेंसिटी ρ1 है मान लो, और एग्जिस्ट तक जाते जाते फ्लूइड कंप्रेस हुआ और डेंसिटी चेंज हो गई, और कितनी डेंसिटी हो गई उसकी, ρ2 हो गई। इनिशियली डेंसिटी कितनी है, ρ1 है, और जब वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई है, ρ2, ठीक है। ये कौन से लिक्विड के लिए, कौन से फ्लूइड के लिए है, कंप्रेसिबल के लिए है, कंप्रेसिबल, ठीक है ना। अब मान लो इन केस अगर डेंसिटी जो होती है, ठीक है, देखो यहाँ पर मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है क्योंकि कंप्रेसिबल लिक्विड है, ठीक है, और वॉल्यूम फ्लो रेट कहाँ कांस्टेंट होगा, जहाँ पर डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखो मान लो यहाँ पर जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है उसके लिए हम कर देंगे ρ1 बराबर से ρ2 बराबर से ρ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, चला गया, तो ये क्या बचेगा, अरे 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 यहाँ पर 2 आए, ठीक है। तो A2 V2 बराबर से क्या बचेगा, यहाँ पर A1 V1 बचेगा, ठीक है। मतलब ये वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये कौन सा फ्लो रेट था, मास फ्लो रेट, क्योंकि इसमें डेंसिटी थी बच्चों। डेंसिटी हटाने के बाद वॉल्यूम बचेगा, सीधा सा बात है ना। अगर आपको मास निकालना है, आपके पास देखो मास को क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी हटाओगे तो क्या बचेगा, वॉल्यूम बचेगा, ठीक है ना। ये हमें पता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज कंजर्व्ड होता है, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, आपका कंजर्व्ड होता है। और वॉल्यूम फ्लो रेट कंजर्व्ड होता है कब, जब आप कौन सा लिक्विड लेते हो, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लेते हो, ठीक है। और मास फ्लो रेट कंजर्व कब होता है, जब आप कौन सा लिक्विड लेते हो, कंप्रेसिबल लिक्विड लेते हो। तो उधर क्या लिखा हुआ देखो, मोस्ट गैसेज आर इजीली कंप्रेसिबल, ठीक है, मोस्ट लिक्विड्स आर नॉट, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड में बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। मतलब लिक्विड के केस में अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम फ्लो रेट कंजर्व्ड होगा, और अगर आप गैसेस की बात कर रहे हो तो मास फ्लो रेट कंजर्व्ड होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, मैंने कहा ये कंप्रेसिबल के लिए, आप गैसेस अगर कंप्रेस्ड होती है तो उसका जो मास फ्लो रेट है, मतलब कितने टाइम में कितना मास फ्लो हो रहा है, ठीक है, गैस का, ठीक है, तो मास फ्लो रेट कंजर्व्ड होगा। मास फ्लो रेट समझे ना, ठीक है। नहीं समझा तो समझ लो, मास अपॉन टाइम, ठीक है, मास अपॉन टाइम या फिर चेंज इन मास अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास फ्लो रेट, ठीक है, और ये क्या होगा, dV/dt, मतलब कितने वॉल्यूम के अंदर, कितने टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्लो रेट इज कंजर्व्ड, और यहाँ पर क्या कंजर्व रहेगा, आपका मास फ्लो रेट कंजर्व रहेगा। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर डालेंगे, जल्दी करेंगे, टाइम को बर्बाद ना करें, फटाफट चैट बॉक्स में बताएं। अगर कोई डाउट आ रहे हैं, कोई डिफिकल्टी अगर आपको आ रही है तो फटाफट चैट बॉक्स में डालें, जल्दी करो बच्चों। और अगर सब कुछ क्लियर है तो वैसे बता दें। लाइव आने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोग एक बार में देख पाएंगे, डाउट्स पूछ पाएंगे। ठीक है, चलो सारे बच्चों को क्लियर हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट इज कंजर्व, ठीक है। मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ये एक टैप है, यहाँ से मैंने इस टैप को ओपन किया, ये देखो मैंने इस टैप को यहाँ से ओपन किया। सो आप हमेशा टैप के अंदर हमेशा आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि यहाँ पर जब ये पानी गिरता है तो इसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन ये जैसे जैसे यहाँ पर आता है तो इसका एरिया कम हो जाता है,
ठीक है, देखना आप कभी भी अपने घर में कोई भी टैप स्टार्ट करके देखना, टैप जब आप चालू करोगे तो जब वहां से जब लिक्विड निकलता रहेगा तो लिक्विड जब निकलेगा तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आते आते जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो कम हो जाता है। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है, अचानक से जो पानी की धार है, स्ट्रीम जो है पानी की वो कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर पानी की धार ज़्यादा रहती है, यहाँ पर आते आते वो धारा जो है वो कम हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि भैया देखो यहाँ से जब लिक्विड निकलता है, ठीक है, तो उसको यहाँ से ग्रेविटी खींचती है, ग्रेविटी खींचती है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। देखो ना भैया यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसके कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट होने के कारण नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो सीधी बात है एरिया को कम होना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम रेट को क्या बनाना है, कंजर्व्ड बनाना है, वॉल्यूम फ्लो रेट को हमें क्या बनाना है, कंजर्व्ड बनाना है। दैट्स व्हाई नीचे का एरिया हमेशा कम होता है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वेलोसिटी क्यों बढ़ती जाती है, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींच रहा है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींचेगा सो वो जो एक्सेलरेट करेगा लिक्विड यहाँ से यहाँ तक, जब लिक्विड यहाँ से एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है तो मुझे तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या बनाना है भैया, कांस्टेंट बनाना है, तो मुझे एरिया को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर वेलोसिटी कम थी इसलिए एरिया ज़्यादा था, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। और एक उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखो एक एग्जांपल तो आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर, द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर बिकम्स नैरोअर, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ है। दूसरा एग्जांपल उन्होंने क्या दिया, इन हिली रीजन रिवर इज नैरो, ठीक है, जो हिली रीजन होते हैं वहाँ पर रिवर नैरो होती है जनरली एंड शॉलो, ठीक है, दैट इज मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम होता है। द वाटर करंट विल बी फास्टर वाइल इन प्लेन्स वेयर द रिवर इज वाइड एंड डीप, ठीक है, लेकिन जब प्लेन एरिया मिलता है तो वहाँ पर जो होता है वो जो रिवर का पानी हो थोड़ा तेज चलता है, क्योंकि बात यही होती है कि जब एरिया को कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी और जब वेलोसिटी को कम करोगे तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। ये कहां से आया फंडा आपका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आया है, ओके। यस, देखो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, आपको जल्दी से उसका आंसर मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्या है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर टू इमर्ज एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मतलब एक पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो वाटर की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड से वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, अगर उसी का डायमीटर में चेंज करूँ और उसकी स्पीड हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ डायमीटर कितना चेंज हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन। जल्दी करेंगे फटाफट, फास्ट फास्ट बताएंगे, वक्त की कमी है, वक्त अपनी गति से चल रहा है, तुम भी थोड़ा जल्दी बता दोगे तो हम भी गति से चल पाएंगे, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर, देखेंगे अभी 5 सेंटीमीटर तुम्हारा सही है कि नहीं है। एक बार फिर सोच लो, जो लोग 5 सेंटीमीटर आंसर दे रहे हैं वो एक बार फिर सोच लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका गलत है, हो सकता है आपका सही भी हो और हो सकता है आपका गलत भी हो। गौरव तो सी कह रहा है, मतलब कोई सेंस भी नहीं इस बात की, तो गौरव सी कहाँ से, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, कोई सेंस भी नहीं तुम्हारी बात की, सी कहाँ से आ रहा है, जल्दी करेंगे। जयदीप सोनवन है सेइंग 10 सेंटीमीटर, हाँ सारी ऑप्शन कह दो तुम, एक काम करो, एक ए बोल दो, एक बी बोल दो, एक सी बोल दो, एक डी बोल दो, ठीक है, विषय खत्म होता है। देखो चलो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, देखो A1 B1 बराबर से क्या हो जाएगा आपका A2 B2। अब बात डायमीटर की, एरिया की बात थोड़ी ना हो रही, सो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इधर आ जाएगा D1 का स्क्वायर, ये आएगा V1, और इधर क्या आएगा π/4 D2 का स्क्वायर, ये आएगा V2, π/4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या बचेगा, d1 का स्क्वायर v1 बराबर से क्या हो जाएगा, d2 का स्क्वायर v2, ठीक है। सो d1 स्क्वायर यहाँ पर v1, ये d2 स्क्वायर, ये v2, वैल्यू पुट करो, ठीक है। d1 तो हमें दिया हुआ ना, d1 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, और v1 कितना है, वेलोसिटी कितनी है 1, d2 का स्क्वायर हमें नहीं पता, d2 ही तो निकालना है, और v2 कितना है, v2 है आपका 4, ठीक है ना, v2 कितना है 4। अब ये हो जाएगा 400, ये अपॉन में चले जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका d2 का स्क्वायर। 400/4 मतलब कितना होता है 100, तो d2 स्क्वायर बराबर से 100, ठीक है। सो d2 बराबर से 10 सेंटीमीटर। सारे बच्चों का रॉन्ग है, मैंने एरिया नहीं पूछा है, मैंने डायमीटर के चेंजेस पूछे थे, मैंने अगले क्रॉस सेक्शन का डायमीटर पूछा था, एरिया नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो छोटी सी मिस्टेक, हाँ आप सब बी बता देना, ठीक है। अब सारे लोग चैट बॉक्स में बी चिल्लाएंगे, ठीक है। इतनी देर से वही लोग ए बता रहे थे, अभी वही लोग बी बताएंगे, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं परिवर्तन, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, चलो समझ में आ गया ना आपके। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बर्नौली थ्योरम तो आज शुरू नहीं कर सकते, एक काम करते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि बर्नौली थ्योरम अगर शुरू करेंगे, ठीक है, तो वक्त लगेगा, अभी हमारे पास वक्त कम बचा है, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एरिया जो है, ठीक है, मतलब मान लो पहला जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया जो है पहला A1 जो है वो है मेरा 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। A1 जो है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, A2 मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी वही है सेम, ठीक है। सो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है, जल्दी करेंगे। मैंने सिर्फ A2 दिया है, ठीक है। A2 जो है मेरा कितना है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और A2 मुझे फाइंड आउट करना है। A1 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, A2 फाइंड आउट करना है, जल्दी करो फटाफट, फास्ट फास्ट। सही आंसर देना है। वाह बच्चों वाह, कोई किधर का आंसर दे रहा है, कोई किधर फेंक रहा है, बहुत ही अच्छे। कुछ लोग करेक्ट दे पाते हैं, कुछ लोग तो कतई बेकी बेकी बातें करते रहते हैं इधर उधर की, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। और ये कॉपी पेस्ट वाले लोग तो बड़े खतरनाक है, ठीक है, ये एक दूसरे का बड़ी जल्दी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक ने आंसर डाला है, बस अब उसी के पीछे सारे भागेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ खुद का दिमाग लगाएंगे, खुद से कुछ सोचेंगे, खुद का कुछ आंसर जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब वहम है, ठीक है। एक दूसरे के आंसर सही होते हैं, वही हमें देने। ठीक है, देते रहो, सारे लोगों का आंसर आ जाने दो, ठीक है। चलो आ गए सारे लोगों का, हो गए, स्टॉप हो गए। जैसे ही मैंने कहा सारे लोगों का आ जाने दो तो स्टॉप हो गए। चलो देखते A1 कितना है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे A1 V1 बराबर से A2 V2। काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। यहाँ पर 40 प्लेस करेंगे, इंटू क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पर A2 को निकालना है, ये आ जाएगा 4, सीधा सा लॉजिक है, A2 × 4 ये मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। A2 आया आपका 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 सेकंड का आंसर था, उसके अंदर बच्चे 20 बता रहे। अब लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा 20 कैसे बता रहे, ठीक है ना। मैंने कहा जब वेलोसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो सिर्फ कैंसिल आउट करना है। आप कैंसिल आउट भी गलत कर रहे हैं, जो लोग 20 बता रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग 20 बता रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भैया। 4 और 40 जो है वो 10 टाइम में कैंसिल होंगे ना, तो एक सिर्फ कैंसिल करना है, बच्चों वाला सवाल है एकदम, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, उसके अंदर भी आप गलत आंसर कर रहे हो, ठीक है। इट्स वेरी रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा पढ़ो। आज का क्लास यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, लेकिन एक मेरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैसेज है कि अभी मैं आपको एक सरफेस टेंशन वाली एक शीट भेजने वाला हूँ, ठीक है, DPPs, ठीक है। वो सरफेस टेंशन की शीट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कल की क्लास तक मुझे सरफेस टेंशन की शीट को आप सॉल्व करके देंगे, ठीक है ना।
कल की क्लास तक कुछ सॉल्व करें, आपके ग्रुप में सरफेस टेंशन की शीट आने वाली है और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।